कर रहे हैं। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में सबका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है। और आरजेडी का ये बंद करने का अंदाज देखिए, भैंस लेकर जो है सड़कों पर आके। बिहार की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। बिहार की सड़कों पर आज महागठबंधन की महारैली बिहार बंद के नाम से आयोजित हुई। बिहार के कई जिलों से पूरे दिन तस्वीरें आती रहीं कि पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतरकर संविधान को, लोकतंत्र को और अपने वोट डालने के अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। महागठबंधन के सबसे शीर्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, ए राजा, डी राजा, मुकेश सहनी और तमाम गठबंधन के बड़े बड़े नेता आज महागठबंधन की इस विरोध प्रदर्शन की रैली में बिहार की सड़कों पर इतिहास रचते हुए नजर आए। और यह कोई सामान्य दिन नहीं था। 9 जुलाई के दिन पूरे देश के ट्रेड यूनियन ने, यानी तकरीबन 25 करोड़ कर्मचारियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का यह अब तक का बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ। और आज ही के दिन को इस बात के लिए चुना था देश भर के कर्मचारियों ने कि देश की सरकार कर्मचारियों के खिलाफ किस तरह से नीतियां बना रही, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो तमाम निकायों के, निगमों के कर्मचारी हों। उन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया। यह भारत बंद अपने हक अधिकार के लिए था। यह भारत बंद सरकार की नीतियों के खिलाफ था। और आज ही के दिन को चुना बिहार की महागठबंधन की पार्टियों ने और बिहार में लोकतंत्र बचाने के लिए इस भारत बंद के दिन बिहार बंद ने इतिहास रच दिया। सुबह से ही पटना की सड़कें गुलजार हो गई थी। पटना की सड़कों पर बिहार के अलग अलग हिस्से से आए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और आम जनता ने हाथ में झंडा लेकर, जो राजनीतिक दल के लोग थे वो अपने अपने राजनीतिक दलों का झंडा लेकर, एक तरफ आरजेडी के हरे झंडे को लेकर तो कांग्रेस के अपने झंडे को लेकर के, वहीं भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मुकेश सहनी के दल ने अपने अपने झंडे बैनर के साथ एक साझा अभियान की तरह आज बिहार से एक पैगाम दिया पूरे देश को कि हम लोकतंत्र के बुनियादी उसूल, बुनियादी हक, वोट के अधिकार से छेड़खानी नहीं होने देना चाहते। हम नहीं अधिकार किसी को देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को जो ताकत अधिकार के रूप में दी, वोट का अधिकार। और लालू जी का आज कथन याद भी आता है लोगों को कि वोट का राज यानी छोट का राज, जिसे कथित तौर पर छोटा कहा गया, कमजोर बनाया गया, हाशिए पर ढकेला गया, उसमें से लोग, जनता ने अपना राजा चुनने के लिए वोट का अधिकार लिया। और वोट के अधिकार को छीनने के लिए चुनाव आयोग बीते चंद महीने बाद, जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो मतदाता गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो हरकत शुरू की, उसने यह संदेश दे दिया है पूरे बिहार को कि करोड़ लोगों से ज्यादा, यानी 1/3 से 1/4 लोगों का वोट अधिकार छीना जा सकता है। और इसी बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए बिहार पिछले कई दिनों से उबल रहा है। मोदी सरकार, बीजेपी खामोश है, लेकिन खामोशी नीतीश कुमार की उन पर भारी पड़ेगी। वो नीतीश कुमार जो समाजवादी आंदोलन से निकले थे, वो नीतीश कुमार जिन्होंने जनता की आवाज को सड़क पर उठाकर जेपी लोहिया के उसूलों पर देश के संविधान को मजबूत करने का काम भी किया एक जमाने में, और आज वो बीजेपी के इशारे पर वोट की लूट की इस साजिश में शामिल है, जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए आज इस ऐतिहासिक रैली में जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए
देश के संविधान से छेड़खानी करने वालों को, वोट के अधिकार को छीनने की साजिश रचने वालों को एक कड़ा पैगाम दिया। तेजस्वी यादव ने जितनी बातें कही हैं वो केवल राजनीतिक लिहाज से आप मत सोचिएगा, मत सुनिएगा। ये बातें इस देश की लोकतंत्र की बुनियाद में आपको यकीन पैदा करने का भरोसा देंगी। ये वो बातें हैं, ये वो सवाल हैं जिसे इस देश का हर नागरिक पूछ रहा है और कम से कम पूरा बिहार पूछ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस रैली में शामिल होकर सड़क पर उतरकर अपनी बात जब कही तो एक साफ पैगाम दिया, जिसमें से सबसे अहम पैगाम आपने जो इंट्रो में भी सुना, फिर से सुनिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो कानून से छेड़खानी कर रहा है, जो कानून को बदल करके अपनी कुर्सी हथियाना चाहता है, वो अगर इस काम को करेगा तो कानून आज नहीं कल उनके ऊपर भी लागू होगा। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी के पूरे भाषण का निचोड़ यह था कि वो बीजेपी के ऊपर हमलावर थे। राहुल गांधी ने बहुत गंभीरता के साथ जो सवाल उठाया कि यही बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भयानक धांधली करती है। और यह कोई सवाल नया नहीं, हमने भी आपको बार बार इस बात का सबूत के साथ जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव हो या 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव, इन दोनों में वोट की साजिश बहुत बड़े पैमाने पर हुई और बिहार में तो केवल 12,000 वोटों के अंतर से महागठबंधन को हरा दिया गया और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जीते हुए प्रत्याशियों की सर्टिफिकेट वापस हुई थी, जीते हुए प्रत्याशियों के सर्टिफिकेट वापस करके उन्हें हारा हुआ घोषित करा दिया गया। फिर 2022 में यही काम उत्तर प्रदेश में हुआ और हमने बार बार आपको यह कहा कि चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दिया और सो कॉज नोटिस दिया समाजवादी पार्टी को, जब उसने यह आरोप लगाया कि बीजेपी विरोधी वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। तो जब नोटिस मिली तो अखिलेश यादव की पार्टी ने 18,000 एफिडेविट के साथ सबूत दिया। उसके बाद चुनाव आयोग चुप हो गया, कुछ नहीं किया। हरियाणा के चुनाव में यह शिकायत देखने को मिली, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी यही शिकायत हुई और आम आदमी पार्टी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद महाराष्ट्र में तो अति हो गई और राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बात को बहुत गंभीरता से कहा कि जैसे उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव लूट लिया, अब वो बिहार को भी लूटने की वही कोशिश कर रहे हैं, मगर बिहार वालों हम इसको लूटने नहीं देंगे। सुनिए राहुल गांधी को। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है
और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। इस आंदोलन में अपनी भूमिका को और महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करते हुए बिहार की दलितों, पिछड़ों की, कमेरा आवाम के, मेहनतकश मजदूर किसानों की बड़ी आवाज यानी भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य संविधान, लोकतंत्र और पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। महागठबंधन में शामिल एक और बड़े नेता सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी ने भी इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से उठाया कि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, बिहार लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में सबका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है और आपको बिहार में हम लोग करने के लिए नहीं देंगे। इन तमाम नेताओं को सुनने के बाद अब आपको यह महसूस हो रहा होगा कि असल में बिहार किस कदर आंदोलित हो रहा है। बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले 20 साल से कमोबेश कुछ महीनों को छोड़ दें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार भी है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार को छोड़ करके वो बीजेपी के गठबंधन में शामिल रहे। यानी प्रकारांतर से बीजेपी लगभग 18 से 19 साल तक बिहार में राज कर चुकी है। और बिहार में राज जब बीजेपी की हुई है तो बीजेपी चाहती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर रह जाए और नीतीश कुमार इस चुनाव में अलविदा हो जाएं राजनीतिक तौर पर। और राजनीतिक तौर पर जब वो खत्म हो जाएंगे तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी को जब यह समझ में आया कि यह रास्ता उतना आसान नहीं है तो कभी उन्होंने प्रशांत किशोर को आगे कर दिया। बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं। प्रशांत किशोर की बातें अच्छी लगती हों लेकिन राजनीति किसके खिलाफ खड़ी है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और उसके बाद अब मनीष कश्यप जैसे घोर दंगाई, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, गांधी विरोधी, मुसलमान विरोधी व्यक्ति को प्रशांत किशोर अपना रहे हैं। अगर वो इतना ही मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो ये नहीं करते, इसलिए प्रशांत किशोर को आगे किया। चिराग पासवान से बयान दिलवा रहे हैं कि 243 की 243 सीटों पर वो लड़ेंगे। नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी मिटा देगी इस बार। और इस बार जब वोटर लिस्ट में यह संशोधन हो रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी तक ये कह रहे हैं कि यह प्रैक्टिस बड़ी गड़बड़ है। फिर भी नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी उनके राजनीतिक भविष्य को बिल्कुल शून्य करके मानेगी और बीजेपी अपनी नैया इस तरह से पार लगाएगी कि सारी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के माथे मढ़ दी जाए और बीजेपी निष्पक्ष तौर पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। बीजेपी की साजिश को नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं या समझने लायक स्वास्थ्य नहीं बचा है या अपनी पार्टी के भीतर बड़े बड़े नेताओं के आगोश में आ चुके हैं जो बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं। क्या है ये जेडीयू जाने। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें हुई, जेडीयू का सोशल मीडिया तेजस्वी यादव के ऊपर उस शैली में हमलावर हो चुका है जिस शैली में इससे पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी जिस शैली में हमलावर होती है वही शैली जेडीयू की हो गई। इससे लगता है कि जेडीयू को बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। वरना तेजस्वी यादव पर निजी हमला उस दिन जिस दिन बिहार बंद हो रहा था और उस दिन लोगों ने ट्रोल कर दिया उस तस्वीर पर जो आपने इंट्रो में भी देखी, जिस समय बिहार में पूरा विपक्ष गठबंधन सड़क पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी छोटे से देश, कथित तौर पर कोट एंड कोट छोटे से देश के उन आदिवासियों के बीच जाकर ढोलक के थाप पर थिरकते नजर आए और ये कहते नजर आए कि नीरो बंसी बजाएगा, बाकी समय बताएगा कि इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश करके बीजेपी कैसे वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही। तो बिहार की इस बिसात के बावजूद अगर बीजेपी को यह समझ में आ रहा था कि बिहार में मुश्किल है, बिहार में जंगल राज का नैरेटिव मीडिया कितना भी दबाए, बिहार की आम आवाम सत्ता में परिवर्तन चाहती थी। बिहार के सामान्य लोग शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई पर मोहर लगाना चाहते थे। इसलिए बीजेपी ने ऐसा देखा कि अगर बिहार उनके हाथ से निकल गया तो बंगाल पर उसका असर होगा, बिहार और बंगाल अगर हाथ से निकल गया तो यूपी तो वैसे ही तैयार बैठा हुआ है।
अखिलेश यादव का पीडीए पहले ही घोषित कर चुका है कि बिहार में हम तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ खड़े, महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। तो यूपी, बिहार, बंगाल अगर तीनों हाथ से गया तो फिर दिल्ली की कुर्सी तो गई। इसलिए हरियाणा में जो कोशिश बीजेपी ने की, महाराष्ट्र में जो कोशिश बीजेपी की कामयाब भी हो गई, वो कोशिश बिहार में वो इतनी बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं कि अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो गए तो क्या इतना बड़ा विरोध फिर बंगाल में हो पाएगा या उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, या इसी बिहार की जीत के साथ वो सबको जीत लेंगे। इसलिए जो बिहार में हो रहा है वो बहुत गंभीर हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? तेजस्वी प्रसाद के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए सफाई दे रहा है कि ये मिसलीडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस समय ये बिहार बंद में आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त इलेक्शन कमीशन एक सूचना जारी कर रहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कह रहा है कि मनोज कुमार झा आधिकारिक रूप से कहने के लिए पात्र नहीं है। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिसलीड कर रहे हैं। मिसलीड कौन कर रहा है? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बता रहा? पूरे बिहार में जितने भी दल चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी और जेडीयू को छोड़ करके, उनके अलाइन पार्टनर को छोड़ करके, सब तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रहे हैं। तो केवल तेजस्वी यादव से अगर शिकायत है तो उन सवालों से शिकायत तो मत रखो इलेक्शन कमीशन, जिस पर बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि उन दस्तावेजों का क्या होगा, महीने भर में कैसे ये प्रक्रिया होगी, बाढ़ के समय क्यों ये करना चाह रहे हैं, चुनाव में चंद दिन बचे हैं तो हड़बड़ी में क्यों ये करना चाह रहे हैं। इसका एक जवाब इलेक्शन कमीशन ने अब तक नहीं दिया है। और ऐसे में लोकतंत्र कितना महफूज होगा, इसका विश्लेषण आपको भी करना चाहिए। और एक नागरिक अगर मुर्दा हो गया तो फिर लोकतंत्र को कोई बचा नहीं सकता। इसी बात को इशारे में राहुल गांधी ने कहा भी कि चुनाव आयोग को कैप्चर करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। अब 2 बीजेपी के लोग होते हैं और एक नेता प्रतिपक्ष, तो जो 2 होगा वो भारी पड़ेगा। और इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डेटा का 1 साल रखने का नियम था, इलेक्शन कमीशन ने वो नियम बदल दिया जिसमें 1 साल तक डेटा रखा जाता था, वो 45 दिन रखेगा। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा। ऐसे में लोकतंत्र कितना महफूज होगा, ये सवाल आपके लिए भी है। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे के अपडेट पर हम बार बार इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो संविधान पर इसका क्या असर होगा, ये बहुत गंभीर सवाल है। अपनी टिप्पणी के साथ इस वीडियो को पसंद आने पर लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी, ताकि इस तरह के मुद्दों पर हम अपनी बात कहते रहें। इस वीडियो को अगर ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।